प्लस मेटल कार्बोनिल देखना है हमें, ठीक है। तो उसी की बात करेंगे हम लोग। उससे पहले कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वेट अ मिनट। आपको कोई डाउट है अब तक लेक्चर में, इस चैप्टर में? नो सर। चलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं। अच्छा, वे इसके बाद हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। पी यस। ब्लॉक शुरू करेंगे। थैंक यू। तो चलिए यहाँ पे हम सीएफटी का ये क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसको बताना है आपको, ठीक है। तो द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन present in the complex ion COF6 to the power -3 is। ये आपके नीट का एक सवाल है। आपने एनसीईआरटी अटेम्प्ट किया? यस सर, अभी कर रहा हूँ, स्टार्ट कर चुका हूँ। स्टार्ट कर चुके हैं? कितने क्वेश्चंस कर चुके हैं? सर एग्जाम्पल्स कर रहा हूँ, अभी ज्यादा नहीं किए, एग्जाम्पल्स कर रहा हूँ पहले। इस वीकेंड पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि नेक्स्ट ट्यूसडे में हम लोग उसे डिस्कस कर लें। ओके सर। यस। लिमिटेशंस ऑफ सीएफटी वगैरह करा दिया था ना मैं, सॉरी वीवीटी और सीएफटी दोनों का ही करा दिया था। यस सर, लास्ट टॉपिक आपने लिमिटेशंस ऑफ सीएफटी कराया था। ओके। सर 4। 4 आपने कॉन्फ़िगरेशन किया इसका? यस सर। तो ये वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है? फ्लोरीन जो है वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है? दिव्यम। सर वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड है, वेरी गुड। चलिए ये आपके एआईपीएमटी का 2003 का सवाल था, ठीक है। बहुत आसान सवाल रहता है, अगर आपको चीज़ें ध्यान में हैं कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें पता है तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद सीएफटी में जब टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग हो रहा था तो आपको पता है कि उसमें ट्रिपली ऊपर जाता है और डबली नीचे आता है, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, ई कहते हैं और T2 कहते हैं, ठीक है। तो ये सब बात ध्यान में रखिएगा। टॉपिक डालिए आप, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बन। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल का मतलब यही हो गया कि मेटल और कार्बोनिल के बीच में जो बॉन्डिंग होता है उसी को कहते हैं बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। आपको पता है कि ये कार्बोनिल क्या होता है? कार्बोनिल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? सर एक बार प्लीज बता दीजिए। कार्बोनिल तो एक लिगेंड होता है, जैसे मैंने बताया था सीओ जो होता है ये क्या होता है, कार्बोनिल होता है, बताया था कि नहीं? यस। और ये जो कार्बोनिल होता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है?
इसका चार्ज क्या होता है, क्या ये अनायनिक लिगेंड होता है, कैटायनिक लिगेंड होता है या न्यूट्रल, तो ये न्यूट्रल लिगेंड होता है। ये सारी बातें ध्यान में होनी चाहिए आपको। जैसे NH3 है, NH3 का क्या होता है आपका अमोनिया होता है, और इसकी जब बात करें कि इस पे चार्ज क्या होता है, ये कौन सा लिगेंड होता है बेसिकली, अनायनिक कैटायनिक या न्यूट्रल, तो ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। और भी हैं आपके, जैसे मान लीजिए EN एथेन को 1,2 डाइअमीन, ये भी क्या होता है आपका न्यूट्रल होता है। और भी है, जैसे मान लीजिए H2 है, इसका भी ये कौन सा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है। सारे के सारे क्या है, ये सारे न्यूट्रल लिगेंड है, जो कि हमें पता होना चाहिए जब भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम निकालते हैं, सेंट्रल मेटल एटम। क्लियर है दिव्यम? यस सर। तो चलिए अब बात करते हैं हम बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। देखिए ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें एज अ लिगेंड, ठीक है, आपको बस कार्बोनिल हो, ठीक है। अगर एक टाइप का लिगेंड होता है तो कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या कहते हैं, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं कि नहीं। यस सर। एक हेट्रोलैप्टिक होता है, एक होमोलैप्टिक होता है। तो होमोलैप्टिक उसे कहते हैं जो आपका क्या होता है, सेम लिगेंड हो। तो ये बॉन्डिंग इन कार्बोनिल में क्या होता है कि एज अ लिगेंड ओनली कार्बोनिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हम इसका डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं कि दे आर होमोलैप्टिक कार्बोनिल कंपाउंड, दे आर होमोलैप्टिक कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, विद मेटल एटम, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें हम लोग दिव्यम, तो जैसे आपने देखा था NiCO का होल 4, इसको आपने हाइब्रिडाइजेशन भी किया था, मैंने करवाया था आपको। तो ये बेसिकली क्या होता है, NiCO, फिर इधर आ जाएगा CO, फिर इधर आ जाएगा CO, और फिर इधर आ जाएगा CO, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा FeCO का होल 6, होल 5, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, CO, ठीक है। फिर ये हो जाएगा CO, फिर इधर आ जाएगा CO, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, मेटल इन मेटल कार्बोनिल है, ठीक है। ये हो जाएगा, ये भी एक एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर आपके पास आ जाता है CrCO का होल 6, ठीक है। तो Cr, ये CO हो जाएगा, ये CO हो जाएगा, ये CO हो जाएगा। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको ऐसे कर देते हैं क्योंकि 6 लाना है। तो इधर भी CO कर दीजिए, इधर भी CO कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा CO, और यहाँ पे आ जाएगा CO। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मान लीजिए जितने भी पॉसिबल एग्जाम्पल्स हैं आपके NCERT में है, ठीक है, वो सारा मैं लिख रहा हूँ। Mn है, ठीक है, MN के बीच में एक बॉन्ड होता है, ठीक है। ये Mn2CO का होल 5 होता है बेसिकली। तो ये एक्सक्यूज आ मी जाएगा, सर, यस। एक बार इसका मीनिंग में को फिर से समझा देंगे, होमोलैप्टिक कार्बोनिल कंपाउंड। एक मिनट, अभी बता रहा हूँ आपको। देखिए ये जो होता है बेसिकली, ये क्या होता है, Mn का होल ट्वाइस होता है और CO का होल 5 होता है, होल 10 होता है, सॉरी। देखिए होमोलैप्टिक का मतलब, बस स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपके होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, और एक होता है आपका हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है दिव्यम। तो यहाँ पे होमोलैप्टिक में क्या होता है कि सेम टाइप ऑफ लिगेंड जुड़ा हुआ होता है, सेम लिगेंड। और इसमें क्या होता है कि डिफरेंट लिगेंड्स होते हैं, क्या होते हैं, डिफरेंट लिगेंड्स। ध्यान से सुनिएगा दिव्यम। एज फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे करना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ CuNH3 का होल 4+2, ठीक है। और इधर हो जाएगा आपका, जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे कर दिया CuEn का होल ट्वाइस Cl2। तो यहाँ टू टाइप्स ऑफ लिगेंड आ गए कि नहीं। यहाँ जब टू टाइप्स ऑफ लिगेंड आ गए हैं, ठीक है, यहाँ टू टाइप्स ऑफ लिगेंड आ गए हैं, तो ये हेट्रोलैप्टिक हो जाएगा। जब मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड आएगा तो वो हेट्रोलैप्टिक हो जाएगा, और जब सेम लिगेंड होगा तो वो होमोलैप्टिक हो जाएगा। जैसे अभी मैंने लिखवाया था NiCO का होल 4, तो ये सेम टाइप ऑफ लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो ये होमो होंगे। और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड जुड़े हुए हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो वो हेट्रोलैप्टिक है। क्लियर है दिव्यम? यस सर। तो यहाँ पे भी अब मैं कर देता हूँ, जैसे मान लीजिए CO है, तो इधर CO कर देता हूँ, इधर CO कर देता हूँ, इधर CO कर देता हूँ, फिर यहाँ CO आ जाएगा, फिर एक नीचे CO आ जाएगा। तो बेसिकली ये कार्बोनिल कंपाउंड में जो दे आर या दीज आर होमोलैप्टिक कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। दीज आर होमोलैप्टिक कार्बोनिल कंपाउंड विद सेंट्रल एटम, मतलब एक ही टाइप के लिगेंड होते हैं, वो भी कौन सा, कार्बोनिल होते हैं। ये स्पेशल टाइप का होता है, जैसे मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड होता है, तो इसलिए हम इससे ज्यादा फोकस करके पढ़ते हैं। अभी इसमें देखेंगे बॉन्डिंग कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इसे लिख लीजिए, होमोलैप्टिक हेट्रोलैप्टिक समझ में आया।
यस सर। तो इससे लिख लीजिए। सर आपने बाकी नीचे एग्जाम्पल्स ही लिखे हुए हैं ना? हाँ, सारे एग्जाम्पल्स है। ये NICO का होल 4, CFE CO का होल 5, CRO CO का होल 6, MN2CO का होल 10। यस सर, ये लिख लिया है। वेरी गुड। सर वो CO10 है? यस, CO10। हो गया दिव्यम? सर बस होने वाला है। यस सर, हो गया। देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जो मेटल, सेंट्रल मेटल है, ठीक है, और कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग होता है उसी को हम एक्सप्लेन करते हैं। बेसिकली सबसे पहला पॉइंट है जो एक पॉइंट लिख सकते हैं, द मेटल M और C, कार्बोनिल का C और मेटल का M, बॉन्ड जो होता है, बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल poses both
एस एंड पी कैरेक्टर, एस और पी कैरेक्टर दोनों ही होता है, एस एंड पी कैरेक्टर। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट आ जाता है आपके पास कि जो सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों बनता है, जो मेटल कार्बोनिल का कार्बन का जो बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड, ये किससे बनता है इसकी बात लिख रहा हूं मैं। ठीक है, बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय डोनेशन ऑफ lone pair of electron of carbonyl compound of carbonyl into vacant d orbital, vacant orbital, vacant orbital। ठीक है, तो यहाँ पे लोन पेयर डोनेट करता है तो वहां वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करता है, वही से सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, सेकंड आ जाएगा आपके पास एम और सी, जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन है, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय donation of electron pair, donation of electron pair from ligand of d orbital from a field of d orbital, from a ligand नहीं, field of d orbital, field of d orbital of metal। ये सारी पॉइंट अभी क्लियर कर दूंगा मैं। इनटू वैकेंट और वैकेंट एंटी बॉन्डिंग, क्लास 11th में बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग पढ़ा आपने, कुछ याद है? बीएमओ और एबीएमओ, यस सर। पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ सीओ। ठीक है, अभी डायग्राम दे के सारे पॉइंट्स को मैं समझा दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास द मेटल टू लिगेंड, द मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग produces a synergic effect which strengthens the bond, strong बना देता है, strengthens the bond between carbonyl and metal। देखिए, इस पॉइंट को सबसे आसान तरीका है समझने का ये कि जैसे आपके पास मेटल है, यहाँ पे मेटल बना रहा हूँ और इस पे देखिए ये ऑर्बिटल जो है ऐसे लगे हुए हैं। ठीक है, इधर है ऐसे और इधर है ऐसे। अब इसमें बात यह है कि इस ऑर्बिटल में बेसिकली ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। अब कार्बन की बात करें तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड O बनाता है और ऑक्सीजन पे 3 और लोब ऐसे हैं आपके पास, और कार्बन पे भी 3 है ऐसे ऐसे बने हुए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये इसमें जाएगा। ठीक है, जो कि पाई स्टार है तो एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है, और ये इधर से इसमें चला जाएगा तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा। और इसमें देखिए क्या होगा कि इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन होगा वो सीधा सीधा इसमें ओवरलैप करेगा। तो आपको पता है कि जब ओवरलैपिंग ऐसे होता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, और ओवरलैपिंग जब पैरेलल होता है तो पाई बॉन्ड बनता है। पता है कि नहीं? यस सर। ठीक है, और ये पाई स्टार में जा रहा है, एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है तो ये बन रहा है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन इन तीनों पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है कि देखिए ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये पाई बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, मेटल सी बॉन्ड पोजेस बोथ एस एंड पी कैरेक्टर, एस और पी कैरेक्टर दोनों ही होता है। जो एम सी सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि आपका क्या है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। फिर एम सी पाई बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो एम सी पाई बॉन्ड दिख रहा है आपको कि पाई स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है तो पाई बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो उसके बाद ये जो मेटल का बॉन्डिंग होता है बेसिकली ये साइनर्जिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो मेटल का बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, कैसा हो जाता है, स्ट्रेंथन कर देता है। मतलब बॉन्ड बिटवीन सीओ एंड मेटल जो होता है, सेंट्रल मेटल, उनके बीच का बॉन्ड जो होता है वो क्या कर देता है, स्ट्रांग कर देता है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो ये सारे पॉइंट्स लिख लीजिए रिगार्डिंग मेटल कार्बोनिल के।
ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को मैंने डायग्राम में आपको शो कर दिया, वहां से इजीली समझ में आ जाता है। सर सेकंड पॉइंट में आपने डोनेशन वर्ड यूज किया है। हाँ, बाय डोनेशन ऑफ लोन पेयर। सर आप एक बार फोर्थ पॉइंट बोल देंगे। फोर्थ पॉइंट है आपका द मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग produces a synergic effect which strengthens the bond between CO carbonyl and metal. क्लियर है? यस सर। यस सर लिख लिया। वेरी गुड।
आपने ब्लू कलर में क्या लिखा हुआ है सीओ में? पाई स्टार, इसकी बात कर रहे हैं ना? अच्छा। तो बेसिकली आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा बीएमओ, तो सिग्मा, और एंटी बीएमओ होगा एबीएमओ, तो इसमें सिग्मा स्टार हो जाएगा। पाई के लिए ये बस पाई हो जाता है, ये पाई स्टार हो जाता है। डेल्टा सिलेबस में नहीं था तो डेल्टा या डेल्टा स्टार, जिस पे भी स्टार लग जाए वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाता है। ठीक है, हो गया दिव्यम? तो बस एक सेकंड। यस सर। अब देखिए यहाँ पे आता है, अच्छा कलर, कोई कंपाउंड कलर क्यों शो करता है पता आपको? ये बातें तो हम जो लोगों ने उसमें रिएक्शंस होते हैं उसकी वजह से कलर्स में चेंज आता है, इसलिए। कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बेसिकली देखिए अगर कुछ कंपाउंड को देखेंगे तो कलर कंपाउंड होते हैं, कुछ कंपाउंड कलर कंपाउंड नहीं होते। जैसे मान लीजिए हमने सॉलिड स्टेट में पढ़ा था, तो NaCl में जो डिफेक्ट आ रहा था, पहले व्हाइट था, डिफेक्ट आने की वजह से उसमें क्या हो जाता है आपका, येलो हो जाता है, बताया था मैं। यस सर। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, ये कलर कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं एक्चुअल में, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसी की वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, और उनकी मूवमेंट के वजह से, मूवमेंट इन द सेंस कि वहां पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन मूव कब करेगा, जब उसके पास एनर्जी होगा, और जब वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी, या फिर लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल जाएगा, तो उसके पास उतना एनर्जी को क्या करेगा, बेसिकली एब्जॉर्ब करेगा या ट्रांसमिट करेगा, एनर्जी लूज करेगा। उस एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ वेवलेंथ होता है, और वेवलेंथ से हम लोग क्या डिसाइड करते हैं, कलर। क्लियर है? सारे यस सर। अलग अलग कलर जो होते हैं अलग अलग वेवलेंथ के होते हैं। ठीक है, तो उसी से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कलर कैसे होता है। ठीक है, तो कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैं एक पॉइंट लिखवाऊंगा आपको, लिखिए, द कलर ऑफ, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, द कलर वी सी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इन अ solid or solution is due to which, due to light which is not absorbed but transmitted, which is not absorbed but which is transmitted। जैसे जस्ट सपोज अपने पास क्या है दिव्यम, एक यहाँ पे n इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे आपके पास n इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ इलेक्ट्रॉन जब जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ गया या फिर यहाँ से यहाँ आया, तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। अब ये एनर्जी जो रिलीज करेगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास क्या होगा, वेवलेंथ होगा, और ये जो वेवलेंथ होता है इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, कलर होगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। सर ये तो कंपाउंड टू कंपाउंड डिफर करेगा ना? हाँ, करेगा ही करेगा। अब लोन पेयर पे डिपेंड, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है उस पर डिपेंड करेगा। कंपाउंड टू कंपाउंड अलग अलग कलर भी शो करेगा।
हो गया। यस सर। अब देखिए यहाँ पे अगर कभी आपको सर वेवलेंथ आप कम, एक बार मेरे को डेफिनेशन फिर से समझा देंगे? देखिए जैसे हम आपने वो लिखा है वही वही सॉल्यूशन ड्यू टू लाइट। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे जो कलर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, वो नहीं दिखता मुझे, जो कलर वो ट्रांसमिट करता है वो दिखता है, ठीक है। द कलर वी सी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इन अ सॉलिड और सॉल्यूशन इज ड्यू टू लाइट विच इज नॉट एब्जॉर्ब बट ट्रांसमिटेड। लाइट किससे बना होता है? 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर, ठीक है, विबग्योर। तो जो वो ट्रांसमिट करता है वो दिखता है हमें, जो वो एब्जॉर्ब करता है वो नहीं दिखता है। समझ में आया? यस सर। तो देखिए यहाँ पे अभी और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं हम, कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है वेवलेंथ का कंपैरिजन करिए, या फ्रीक्वेंसी का कंपैरिजन करिए, या फिर एनर्जी का कौन कंपैरिजन करिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह सकते हैं इसको। एक ट्रिक है याद करने का कि इनका कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले आपने क्लास 11th में एक प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ा होगा, जिसमें पता चला होगा ई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है, और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो यहाँ आता है एच न्यू, ठीक है। और न्यू इज इक्वल टू चूंकि सी बाई लैम्डा होता है, तो ई इज इक्वल टू यहाँ पता चलता है कि न्यू के जगह सी बाई लैम्डा लिख देंगे तो एच सी अपन लैम्डा, जहां से हमें ये पता चलता है कि जो फ्रीक्वेंसी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है, और जो एनर्जी भी होता है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। बात क्लियर है ये तीनों? सर क्योंकि अगर एक का पता चल गया, जैसे लैम्डा हम पता कर लेंगे, तो हमें पता है कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है, तो लैम्डा जिसका सबसे ज्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखेंगे हम लोग, कॉलेज गर्ल्स और अल्टीमेट विजिटर्स इन माई रेस्टोरेंट। आपके पास रेस्टोरेंट है क्या दिव्यम? यस सर। आपके पास रेस्टोरेंट है? सर है। है? यस सर। अच्छा, अपना है? वैसे नहीं सर, नहीं मतलब अच्छा, एक मतलब रिलेटिव का है। ओके ओके। तो देखिए ये आपके पास है नहीं, तो इस बात को काट देंगे, नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, अपना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अपने पास क्या हो जाएगा, सी फॉर कॉस्मिक, जी फॉर गामा, एक्स फॉर एक्स रेज, यू फॉर अल्ट्रावायलेट, वी फॉर विजिबल, आई फॉर इंफ्रारेड, एम फॉर माइक्रोवेव्स, और आर फॉर रेडियो वेव्स, ठीक है। सारे वेव्स बन गए। जब भी हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं आपका लैम्डा इंक्रीज करता है, आपका वेवलेंथ इंक्रीज करेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी कि नहीं? यस। और ये जो विजिबल रेंज होता है बेसिकली, ठीक है, ये 450 नैनोमीटर वेवलेंथ लिख रहा हूँ, टू 750 नैनोमीटर होता है जिसको हम लोग देखते हैं। और ये विजिबल रेंज जो होता है बेसिकली इसी को हम लोग देख पाते हैं। और विजिबल रेंज में आपका पास क्या आ जाएगा, विबग्योर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? विबग्योर। और विबग्योर में भी अगर आपसे पूछता है कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा, तो किसका होगा सबसे ज्यादा वेवलेंथ? रेड का, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। ऐसे ध्यान में रखिएगा कि आर रेडियो वेव्स का सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है, तो विबग्योर में भी आर का सबसे ज्यादा होगा, उसके नीचे वाले उससे कम, उससे कम, उससे कम। सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है? वॉयलेट का। क्लियर है दिव्यम? यस सर। तो इसे लिख लीजिए।
सर इनके लिए आपने IR लिखा है ना? हाँ IR, इंफ्रारेड, नाम सुना होगा आपने, इंफ्रारेड। एक्सक्यूज मी सर, यस, तो आपने विजिबल में दो वैल्यूज लिखी हैं, 450 यानी 750, इसका क्या मतलब? ये रेंज होता है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग देख पाते हैं। अगर ओके। वेवलेंथ इतना होता है तो रेंज ऑफ विजिबल है, विजिबल सीरीज। ठीक है। एंड सर ये विजिबल के अंदर ही हमारा विबग्योर आता है? हाँ विजिबल के अंदर, क्योंकि ये कलर तो देखते हैं ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, और इन्हीं कलर वगैरह को मिक्स करके और भी कलर बनाते हैं। क्रिम्सन रेड, ये सारी चीजें। यस सर, लिख लिया। ठीक। अब देखिए यहाँ पे अब बात आती है आपके पास नेचर ऑफ लिगेंड की बात करते हैं। तो यहाँ दो तीन पॉइंट है जिसको ध्यान में रखना आपको। जैसे स्टेबिलिटी वगैरह का क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ लिगेंड, नेचर ऑफ लिगेंड। तो यहाँ देखेंगे हम लोग, नेचर ऑफ लिगेंड की बात होगी तो सबसे पहले बात क्या आ जाती है, बेसिक स्ट्रेंथ, कि इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया आपसे कि ये बेसिक स्ट्रेंथ होता है इसके पास। ठीक है, लिगेंड क्या होता है, बेसिक होता है, और सेंट्रल मेटल क्या होता है, लुइस एसिड होता है, और लिगेंड क्या होता है, लुइस बेस होता है कि नहीं। मैंने ये चीज क्लियर करवाया था दिव्यम। यस सर। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं। बेसिक बेस क्या होता है बताइए जरा, आपको याद है या नहीं, बेस क्या होता है। एसिड्स एंड बेस में? यस, बेस क्या होता है, सर जिसका पीएच 7 से ज्यादा हो, उससे एंड बेस कहते हैं। या फिर जो OH वैल्यूज के थ्रू चलता है, मतलब जिसमें जब हम वैल्यूज निकालते हैं तो हम POH यूज करते हैं उसमें निकालने और क्या तरीका है पहचानने का, बहुत सारे के, तरीके लिटमस हैं ना। पेपर के थ्रू। और और क्या है, कैसे पता चलेगा कि वो बेस है या एसिड है। सर जो वो अपने आयंस दे रहा है। कौन सा आयंस, एच प्लस और ओ एच माइनस भी तो कह सकते हैं ना। एच प्लस जो देगा वो यस सर। एसिड है, और ओ एच यस सर। माइनस इलेक्ट्रॉन के टर्म में कैसे होता है, एसिड बेस, इलेक्ट्रॉन के टर्म में। सर OH माइनस होता है, यानी वो इलेक्ट्रॉन के टर्म में, इलेक्ट्रॉन के टर्म में। जैसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, क्लास 11th में पढ़ा होगा आपने। यस सर। जैसे गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, गेन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रॉन के टर्म में भी पढ़ा था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे तो ऑक्सीडेशन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे तो रिडक्शन होगा। ठीक है, तो वैसे ही बताइए। सर बेस प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करता है, मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के टर्म इलेक्ट्रॉन। में पूछा है आपसे, आप प्रोटॉन के पीछे भाग रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो एसिड होता है या बेस होता है, बताइए। सर बेस होता है। बेस होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन देता है वो बेस होता है, और जो लेता है वो क्या होता है, एसिड होता है। तो यस। यहाँ पे लिगेंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, और एक्सेप्ट कौन करता है, सेंट्रल मेटल एटम।
तो वो सेंट्रल मेटल एटम एक्सेप्ट करने की वजह से वो लुईस एसिड होता है, और लिगेंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है, यहाँ कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। regarding stability, size and charge of ligand for anionic ligand, higher the charge and smaller is the size, then a stable complex is formed. Then a stable complex is formed. जस्ट सपोज देखिए, यहाँ स्टेबिलिटी नेचर ऑफ लिगेंड में देखेंगे, जितना ज्यादा बेसिक होगा लिगेंड, ठीक है, उतना ही इजीली वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। इस वजह से वो ग्रेटर स्टेबिलिटी का होगा। जितना ज्यादा बेसिक होगा उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा कि नहीं? यस सर। और जितना जल्दी लूज करेगा और स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। अब साइज एंड चार्ज ऑफ लिगेंड फॉर अनायनिक लिगेंड देखेंगे। जितना ज्यादा चार्ज होगा आपका, स्मॉलर इज द साइज अनायनिक लिगेंड। देखिए चार्ज जितना ज्यादा होता है आपका, ठीक है, चार्ज और साइज की जब बात करें तो साइज जितना छोटा होता है उतना ही ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है। फॉर एग्जांपल ये COF6 है आपका, ठीक है, और 10 रेस्ट ये पावर -3, और COCl6 है, और यहाँ पे -3 है, ठीक है। दोनों पे चार्ज तो सेम ही दिख रहा है आपको, +3 दिख रहा है, ठीक है। और ये F छोटा है और ये बड़ा है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। मोर स्टेबल स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज वाले ज्यादा स्टेबल होंगे। ओके दिव्यम। यस सर। अब हम लोग कुछ अच्छा सा क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर जिन लिगेंड्स में जो पीएच वैल्यू है 14 होता होगा, मतलब वो लिगेंड्स बड़े आराम से अपने पेयर्स को, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर पाते हैं। डोनेट कर सकते हैं, हाँ। हो गया। सर 1 सेकंड। ओके, टेक योर टाइम। यस सर, हो गया। तो ये आपके एक सवाल है आपके लिए,
जो 2019 में पूछा था। आयरन कार्बोनिल, आयरन कार्बोनिल कैसे होता है? FeCO का होल 5 इज, आपके नीट में पूछा था ये 2018 में, सॉरी 2018 में नीट में पूछा था। टेट्रा न्यूक्लियर है, बी जो है आपके पास मोनो न्यूक्लियर है, सी जो है आपके पास ट्राई न्यूक्लियर है, और डी जो है आपके पास डाई न्यूक्लियर है। बताइए। सब मोनोन्यूक्लियो। मोनोन्यूक्लियर, न्यूक्लियस एक ही है, मतलब सेंटर में एक ही है, इस वजह से। अगर मान लीजिए आपको Mn2 का Mn2 और CO का होल 10 देता, तो ये जो होता आपका क्या होता, डाई न्यूक्लियर होता कि नहीं? अगर आपके पास NiCO का होल 4 देता तो भी ये क्या होता, मोनोन्यूक्लियर होता। क्लियर है यस दिव्यम? सर, यस सर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। शेप ऑफ FeCO का, ये CO है, एक मिनट रुक जाइए। शेप ऑफ FeCO का होल 5 इस, बताइए जरा, इसमें ऑप्शन नहीं दूंगा मैं, इसका शेप बताना है आपको। सर ट्रायंगल बाय पिरामिडल। ये क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या होगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये भी लिखवाया था मैं। यस सर। 5 लिगेंड होंगे, 5 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तो ये होगा, 6 होगा तो ऑक्टाहेड्रल होगा, 4 होगा तो 2 पॉसिबिलिटी है, स्क्वायर प्लेनर, और एक क्या होगा, टेट्राहेड्रल। दैट डिपेंड्स अपॉन VBT, आप करेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा। स्क्वायर प्लेनर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आएगा, टेट्राहेड्रल किस में आएगा, वीक फील्ड लिगेंड में आएगा। 2 हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर तो लीनियर होगा, बताया था ना। यस सर। स्लाइड चेंज करूं? यस सर। वेट अ मिनट, क्वेश्चन लिख लिया आपने? हाँ सर। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट सवाल ये है अपने पास, एक मिनट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल अपने पास ये है। इन मेटल, इन मेटल कार्बोनिल हैविंग जनरल फॉर्मूला, हैविंग जनरल फॉर्मूला MCO का होल x, where M equals to metal and x is equal to 4, and the metal is bonded, and the metal is bonded to मेटल किससे बॉन्डेड है? ए ऑप्शन दे दे रहा हूँ, कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन से बॉन्डेड है। बी ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, C ट्रिपल बॉन्ड O से बॉन्डेड है। सी ऑप्शन है ऑक्सीजन से बॉन्डेड है। डी ऑप्शन है कार्बन से बॉन्डेड है। तो जो मेटल और कार्बन के, बेसिकली यहाँ पे M इज इक्वल टू मेटल, मेटल जो बॉन्डेड है वो किससे है? ठीक है, वो कार्बन एंड ऑक्सीजन से है, ऑक्सीजन से है, कार्बन से है, या C ट्रिपल बॉन्ड O से है? C ट्रिपल बॉन्ड O से है, तो बताइए। सर कार्बन
शायद। कार्बन से ही होगा, शायद नहीं, कार्बन से ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने करवाया था आपको, तो ये डायरेक्टली कार्बन से ही तो अटैच्ड है ना। हम कार्बन पे ही फोकस करेंगे, सीओ पे नहीं, हाँ कार्बन पे सर। फोकस करेंगे। ठीक, स्लाइड चेंज करूं? यस सर। देखिए यहाँ एक सवाल करता है आपसे, ये 2014 में पूछा था, ये बायो से रिलेटेड है और इसमें भी रिलेटेड है, लाइक एंटी कैंसर का कौन सा वो होगा। आपने क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर में ही नाम पढ़ लिया होगा इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following complexes is used to be an anti-cancer agent? एंटी कैंसर एजेंट कौन सा होता है? मर CONH3 का होल थ्राइस Cl3। बी जो है सिस PtCl2NH3 का होल ट्वाइस। सी जो है आपके पास सिस K2 PtCl2Br2। डी जो है आपके पास Na2COCl4। बताइए। सर सिस PtCl2NH3। आपने कहीं पढ़ा होगा सिस्प्लेटिन, ये यस। यूज होता है एज ए एंटी कैंसर, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर है? स्लाइड चेंज करूं? यस सर। चलिए, अब देखिए अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, ये 2004 में आया हुआ था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी एन एंटी कैंसर स्पीसीज, ठीक है। ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, PtCl CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl। ऑप्शन बी है अपने पास, ये स्क्वायर ब्रैकेट में रखिएगा आप, PtCl Cl ऑप्शन सी है अपने पास, PtCl NH3 ऑप्शन डी है अपने पास, PtCl NH3 which one which of them is correct? Which one of them is correct?
सर सी। क्या होगा? सी। बिल्कुल, क्योंकि मैंने बताया सिस प्लेटिनम, ठीक है, प्लेटिन। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों तरफ देखिए फॉर्मूला तो यही होने वाला है, PtCl2NH3 का होल ट्वाइस, यही होगा ना। अब इसको हमें सिस में करना है इसी फॉर्मूले पे, तो या तो ये होगा या फिर ये होगा, तो ये तो आपका ट्रांस है, तो ये क्या है आपका सिस है कि नहीं? यस सर। स्लाइड चेंज करूं? यस सर। अब देखिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, लाइक ये आपका 2013 में पूछा था, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और बहुत आसान, फॉर हाई स्पिन, हाई स्पिन D4 है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज, ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, -1.2 डेल्टा ओ का मतलब क्या हो गया, डेल्टा नॉट का मतलब ऑक्टाहेड्रल की बात हो रहा है, -0.6 डेल्टा ओ, ऑप्शन सी -0.8 डेल्टा ओ, ऑप्शन डी है -1.6 डेल्टा ओ। हियर इज योर क्वेश्चन। अगर कुछ भी समझ में ना आए बोल दीजिए, मैं अभी समझा दूंगा। सर जो वैल्यूज हैं इनको कैसे यूज करना है? इनके वैल्यू लिखा हुआ था मैं आपको, एक का 2/5 लिखा हुआ था, एक का 3/5 लिखा हुआ था कि नहीं? यस सर। चल, ये बता दूं क्या मैं? हाँ सर। देखिए यहाँ पे अपने पास क्या होता है कि जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स स्प्लिट होता है, तो आपके पास ऊपर 3/5 होता है, और डेल्टा नॉट लिखा था, इधर क्या लिखा था, 2/5 डेल्टा नॉट। तो यहाँ पे टोटल CFSE जो होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं, CFSE को? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, यही कहते हैं ना दिव्यम? यस सर। अब देखिए यहाँ पे CFSE इज इक्वल टू क्या आता है, देखिए इसको डिवाइड करिएगा तो 0.4 आएगा, और इसको डिवाइड करिएगा तो क्या आएगा, 0.6 आएगा। इसमें 3 होता है, यस सर। ठीक है। ये डेल्टा नॉट रहेगा, यहाँ भी क्या रहेगा, डेल्टा नॉट रहेगा। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन से, ठीक है, टोटल एनर्जी जो होगा वो -0.4 प्लस 0.6 और डेल्टा नॉट कॉमन ले सकता हूँ। हाँ सर। अब ये बेरी सेंटर से नीचे होता है, तो ये किस में होगा, माइनस में होता है। यस सर। और यहाँ पे x लगा देता हूँ, यहाँ पे y लगा देता हूँ। बेसिकली ये x जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करता है, कैसा रिप्रेजेंट करता है, और y भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ये इजी ऑर्बिटल और T2g ऑर्बिटल। क्लियर है? एक इजी ऑर्बिटल और एक T2g ऑर्बिटल था, यस सर। ठीक है। इजी ऑर्बिटल और डबली और ट्रिपली, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यहाँ पे अपने पास क्या बता रहा है, आप लोग आप ध्यान दीजिएगा जरा, कि ये हाई स्पिन का है। अगर ये हाई स्पिन का है तो कैसे हो सकता है दिव्यम, क्या ये पेयर्ड होगा या अनपेयर्ड होगा? पेयर होगा। पेयर होगा तो स्पिन कैंसिल हो जाता है ना, एक अप स्पिन एक हाई डाउन स्पिन दोनों कैंसिल हो जाएगा ना जब पेयर हाँ होगा। यस सर। ठीक है, यस। तो ये ऐसे ऐसे होगा, एक दूसरे को कैंसिल करेगा कि नहीं, तो ये तो यस। अनपेयर्ड होगा ना, सारे के सारे हाँ क्या सर। होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यस अगर सर। मैं इलेक्ट्रॉन फिल करना शुरू करूं, 4 इलेक्ट्रॉन है अपने पास, ठीक है, ये गैप है आपका ऐसे, ठीक है। तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन फिल करना शुरू करूंगा तो हाई स्पिन है, तो एक इसमें एक इसमें एक इसमें और एक इसमें जाएगा कि नहीं? यस सर। अब बस इसे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है, इस फॉर्मूले को ध्यान दीजिए, इस वाले फॉर्मूले को, CFSE इज इक्वल टू क्या होता है, -0.4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना है, नीचे वाले ट्रिपली ऑर्बिटल में, ट्रिपली में कितना है, 3 है, यस सर। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस इसका कितना है, 0.6 डबली में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है दिव्यम, डबली में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? सर 0। कितना प्रेजेंट है?
एक प्रेजेंट है ना भाई, 4 इलेक्ट्रॉन था, 3 इसमें चला गया तो एक इसमें जाएगा कि नहीं, एक ही प्रेजेंट है ना, यहाँ हाँ पे लिखा ओके, भी तो यस था सर, मैं। तो यहाँ यस पे सर। इनटू में 1 हो जाएगा, और ये किससे मल्टीप्लाई था, डेल्टा नॉट में। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, -1.2 प्लस 0.6, विच मीन्स -0.6 आएगा कि नहीं, डेल्टा नॉट CFSE। यस सर। तो यही तो पूछा है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर हाई स्पिन डी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो ये हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। बहुत आसान था। यस सर। इसे लिखे, फिर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके दूंगा दोबारा। यस सर, हो गया। हाँ, 1 मिनट दिव्यम, 1 मिनट बस। हाँ दिव्यम, हो गया। यस सर, ये वाला हो गया। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे अपने पास, अगर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ, लाइक ये पूरा लिख लिया है ना आपने, ऑप्शन भी चेंज कर देता हूँ क्योंकि आंसर में भी चेंज हो जाए। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, फॉर लो स्पिन, हाई स्पिन था, आप लो स्पिन के लिए करिए ये वाला सवाल। कर सकते हैं? करके देखता हूँ। ओके, वेरी गुड। एनसीईआरटी नेक्स्ट क्लास में पूरी डिस्कस हो जानी चाहिए क्योंकि चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है। ओके सर। सर आप कहे थे कि आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता देंगे, उसमें से प्लीज वो बता दीजिएगा आप पहले मार्क। आप पूरे क्वेश्चंस कर लिया करिए, उसके बाद इंपॉर्टेंट डिस्कस कर हाँ लेंगे, ओके सर। क्योंकि ओके। उससे फिर स्टूडेंट का फोकस उसी पे रह जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। मैं चाहता हूँ हर एक क्वेश्चन करें आप। ओके सर। एक और क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ मैं आपको, ये होम असाइनमेंट हो गया आपका। एक और जो सवाल है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑफ D6 केटायन, ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए क्योंकि ऊपर वाला कर ही लेंगे आप सेम। इन एन ऑक्टाहेड्रल, in an octahedral field will have
the following energy, will have the following energy. सर ऊपर वाला हो गया कितना आ रहा है आंसर? सर -0.6. ओके, बी -12/5 डेल्टा नॉट प्लस 3p. सी जो है आपके पास -2/5 डेल्टा नॉट प्लस 2p. डी जो है आपके पास -2/5 डेल्टा नॉट प्लस p. डिस्टरबेंस आ रही है क्या आवाज आपको? थोड़ी सी बैकग्राउंड से. एक मिनट रुक जाइए. ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया दिव्या. सर इसका आंसर निकला तो है बट मैं श्योर नहीं हूँ. कितना आया? सर बी है शायद. बी. एक मिनट रुक जाइए. बी कितना? बी है 3p -12/5. -12/5 डेल्टा नॉट प्लस 3p. वेरी गुड, वेरी गुड. कैसे निकाला आपने? CFSC इज इक्वल टू सिंपल सा कौन सा ही फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला -0.4x प्लस 0.6y. ये होता है आपका एक पेयर्ड एनर्जी वाला आ जाता है. जब भी पी की बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा जेड. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके x जो है वो क्या है आपका दिव्यम? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग T2g ऑर्बिटल. T2g ऑर्बिटल आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया था? तो मैंने एक्चुअली किया था कि जो D6 का कटायन है उसमें डेल्टा नॉट जो होगा वो PE से ज्यादा बड़ा होगा. देन जो कॉन्फ़िगरेशन है वो T2G6 E06 EG0 का 3 इलेक्ट्रॉन होगा एंड वो T2G के साथ पेयर करेगा. तो फिर मैंने आगे लगा दिया था कि -2/5 डेल्टा नॉट इंटू 6 + 3p. फिर वहां से. चलिए, y इज इक्वल टू एग्जैक्ट बताता हूँ मैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग इजी ऑर्बिटल. इजी ऑर्बिटल. ठीक है, और z जो होता है आपका नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. कितने पेयर्स हैं वो होता है z. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लो स्पिन के लिए, लो स्पिन के लिए आपका जो होगा फॉर लो स्पिन, यहाँ पे पेयर अप करेगा या नहीं करेगा? पेयर अप करेगा ना दिव्यम? यस सर. तो पेयर अप करेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? T2g पहले नीचे वाला पूरा भरेगा तो 6 के 6 इसी में निकल जाएंगे तो 0 हो जाएगा ये. ठीक है, तो x इज इक्वल टू देखिए T2g में कितना है? 6 है. y इज इक्वल टू कितना है? 0 है.
जबकि Z की बात करें तो इसमें जो लगा होगा T2G में पहले 2 पेयर में होगा, ये एक पेयर में, ये एक पेयर में, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब डायरेक्ट फॉर्मूला में लगा देते हैं, ठीक है। CFSE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -0.4x प्लस 0.6y, ठीक है, और प्लस में Z इंटू पी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -0.4, x के जगह 6 लिख देंगे, प्लस 0.6, y के जगह 0 लिख देंगे, और प्लस 3p, यही लिखेंगे ना। यस सर। अब देख लीजिए, इससे सॉल्व कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा -0.4 और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर -2.4 आ जाएगा ना। और ये डेल्टा नॉट रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे डेल्टा नॉट है, यहाँ क्या है डेल्टा नॉट है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल एनर्जी की बात करें। और ये 3p, तो इसको जब थोड़ा सा डिवाइड करेंगे तो 24/10 आएगा, प्लस 3p विच मीन्स 5, और ये क्या हो जाएगा 12। तो ये क्या आ जाएगा, ये डेल्टा नॉट तो रहेगा ही रहेगा, ये डेल्टा नॉट कैसे छूट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा -12/5 डेल्टा नॉट, प्लस में क्या आ जाएगा 3p, ये हो जाएगा आपका CFSE। इससे लिख लीजिए दिव्यम। ओके सर। पीछे स्लाइड करने की जरूरत है क्या? तो एक बार कर दीजिए प्लीज। ओके। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। यस सर, हो गया। हो गया सारे? यस। वेरी गुड। अब देखिए अपने पास क्या है, एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी एनर्जी पे बेस क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ये है आपके पास, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर हाई स्पिन, ये तो मैंने करा दिया है ना, फॉर हाई स्पिन D4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हाई यहाँ पे स्पेंड ऑप्शन में D4 देख, हो गया ना सर। ठीक है, ये ऑप्शन देख लीजिए, -1.8 डेल्टा नॉट, बी जो है -1.6 डेल्टा नॉट प्लस पी, एंड सी जो है आपका -1.2 डेल्टा नॉट, एंड डी जो है आपके पास -0.6 डेल्टा नॉट। अगर कर लिए हैं ये आप, तो डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। दिव्यम कर चुके हैं, मुझे भी पता है, आंसर बताइए फिर। सर डी। डी होगा, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं, तो पी वाला तो टर्म आएगा नहीं, जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से आंसर क्या आएगा -0.6 डेल्टा नॉट। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट क्लास में आप एनसीईआरटी पूरा करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास में बेसिकली हम लोग वार्नर थ्योरी पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है।
आपके एनसीईआरटी पूरी डिस्कस करेंगे, असाइनमेंट होगा वो भी डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग पी ब्लॉक शुरू करेंगे, क्योंकि आपके फर्स्ट टर्म में पी ब्लॉक आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, और कोई डाउट? सर एक बार रिवाइज करूंगा नहीं तो क्लैरिटी होगी। क्या बोल रहे हैं आप? सर रिवाइज करूंगा तो और क्लैरिटी होगी ना, तब अगर डाउट होगा तो पूछ। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में ट्यूसडे को ये पूरी एनसीईआरटी आपको और ये असाइनमेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें करके आनी है, और जो भी डाउट होंगे डिस्कस करेंगे हम लोग, उसके बाद पी ब्लॉक शुरू करेंगे। ओके ओके सर। ओके, चलिए।